Hello everyone. Today we are going to start from drift velocity. ठीक है, तो ये drift velocity क्या होता है? Let's see. When an electric field is applied across a conductor, जब कोई कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक्सेलरेट होते हैं. हम लोग जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में. फाइन. सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, कुछ कंडक्टर है इसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट करते हैं किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में. राइट. Their average due to frequent collision with the atoms, the average velocity is very small. और फिर उसके बाद जब ये फ्लो करते हैं तो कॉलिजन होता है, आपस में टकराव होती है, तो उसकी वजह से उनका एवरेज वेलोसिटी बहुत स्मॉल होता है. दिस एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ कंडक्टर, तो वो एवरेज वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मीन्स द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड drift velocity. So look at the derivation. Consider a conductor under the influence of electric field E. एक कंडक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ई. द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग वो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और यहाँ क्यू जो चार्ज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ई पुट कर दिए माइनस ई. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, और ई माइनस इसलिए लिए क्योंकि ये डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट्स वाई. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एक्सेलरेशन है हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम होता है. सिंस एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एफ बाई एम. तो एफ बाई एम हो गया. एफ का वैल्यू को क्या करते हैं? यहाँ से पुट कर देते हैं ई इंटू ई बाई एम. द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट फॉर एन एवरेज टाइम इंटरवल, और जो टाइम इंटरवल में एक्सेलरेट करता है वो टाइम इंटरवल क्या है? टॉ है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि वी डी इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम. ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है और ये ए का वैल्यू ये यहाँ से हम पुट कर देते हैं और ये टॉ, तो ई टॉ बाई एम. तो वी डी इज इक्वल टू इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा वी डी ई टॉ बाई एम. यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नेक्स्ट वन इज मोबिलिटी. मोबिलिटी ऑफ अ करंट कैरियर इज द कैरियर ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट कैरियर इन अ मटेरियल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. जो करंट है, ड्रिफ्ट करंट है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसका? करंट का. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? मोबिलिटी. वो किस तरह से फ्रीली मूव कर रहा है उसी को क्या कहते हैं? मोबिलिटी. तो उसका जो ये होता है, हम लोग जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ई टॉ बाई एम होता है. तो यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो इस तरह से सॉल्व करके वैल्यू आता है. इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड पर न्यूटन कूलम, या मीटर स्क्वायर पर सीमेन पर वोल्ट, या फिर मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सीमेन. ओके, सॉरी, नॉट सीमेन, इट्स सेकंड. नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2, टू टर्मिनल डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस. यहाँ 2 टर्मिनल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. तो जो फर्स्ट डिवाइस है वो है रेक्टिफायर डायोड्स. यहाँ हम रेक्टिफायर डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रेक्टिफायर डायोड्स, व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर डायोड्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस. सो रेक्टिफायर डायोड, द प्रोसेस इन विच द AC पावर, मीन्स जो AC करंट का जो पावर है, इज़ कन्वर्टेड इनटू DC पावर. वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम लोग AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं. उस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं. एंड द डिवाइस बाय विच द रेक्टिफिकेशन इज अकर्ड, और वो डिवाइस के थ्रू जहाँ रेक्टिफिकेशन होता है उसको हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं. रेक्टिफिकेशन मीन्स वो डिवाइस जो AC को DC में कन्वर्ट कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिफायर. So rectifier is of 2 types. First one is half wave rectifier and second one is full wave rectifier. So today we are going to study about half wave rectifier. That is what is a half wave rectifier, what are its function, what is its ripple factor. Okay, so this question contain 15 marks for long answer
द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस सर्किट। यहाँ एक एसी सोर्स है, ये ट्रांसफार्मर है, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं ट्रांसफार्मर का। यहाँ पर हम एक डायोड लगा दिए, ऑब्वियसली ये पी टाइप और इधर एन टाइप है। और यह लोड है, लोड मीन्स यहाँ कुछ लाइट लगा दिया, कोई भी जो वैल्यू मेरा दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, वो ये लोड देगा। सो लुक एट द डायग्राम। इन द सर्किट डायग्राम एसी इनपुट इज सप्लाई टू द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में एसी इनपुट हम लोग सप्लाई किए बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र। सिंपली हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, मतलब यहाँ एसी अप्लाई करेंगे तो ये हमको डीसी आउटपुट देगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र के थ्रू हम क्या किए, एसी को ये किया। ट्रांसफ़र स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है। An AC source is connected and a diode D is connected in between the ends of the secondary coil. Secondary coil के ends में इसका जो फर्स्ट एंड है और ये सेकेंड, इस तरह से डायोड्स को हम लोग क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं विथ लोड रेजिस्टेंस के साथ, विथ विच द आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन, जिसके थ्रू हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। Now look at its work. What is their working? When the AC output is input is connected to the main source, then the AC current is passing via transformer in the diode. जब हम AC input देंगे, AC source देंगे इसको, तो क्या होगा, ये ट्रांसफार्मर में जाएगा, पास करेगा और डायोड में जाएगा। इन द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC, पॉइंट C इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड पॉइंट D इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। फर्स्ट साइकिल में पॉइंट C क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल में है, और पॉइंट D क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल में। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव और नेगेटिव में है। फर्स्ट PN जंक्शन N के साथ है और ये D इसके साथ है, N के साथ, और ये P के साथ है। तो AC हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, हम लोग सेमेस्टर में पढ़े AC इस तरह से होता है ना, इस तरह से अगर डायग्राम बना तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल, ये नेक्स्ट हाफ साइकिल है, सेकेंड हाफ साइकिल ये है, और ये फर्स्ट हाफ साइकिल है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और सेकेंड हाफ साइकिल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो गया कि ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव हो गया है, कौन, C पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है और D क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल के साथ है, जिसकी वजह से जंक्शन में DP एक्ट्स इन द फॉरवर्ड बायसिंग। ये फॉरवर्ड बायसिंग जैसा काम करेगा। यहाँ तो पॉजिटिव जा रहा है, जब यहाँ पॉजिटिव कनेक्शन करेंगे तो पॉजिटिव ये इधर आना चाहेगा, है ना, तो इधर आना चाहिए तो करंट इधर फ्लो होना चाहेगा। तो इस तरह से होता है। और जबकि सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होता है, AC पॉइंट C इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। अभी इसको हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल में रख देते हैं जब इस तरह से इधर जाएगा तो, और इसको पॉजिटिव पोटेंशियल में रखते हैं। जब इसको नेगेटिव पोटेंशियल में रखेंगे और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव की तरफ इधर आना चाहेगा, मीन्स करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और करंट फ्लो नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग मीन्स करंट फ्लो कर रहे हैं, जब यहाँ हम पॉजिटिव से कनेक्ट किया, जब नेगेटिव से करेंगे तो रिवर्स बायसिंग होगा, तब करंट फ्लो नहीं करेगा, मीन्स करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा। ये जो हाफ साइकिल है सिर्फ यहाँ पर फ्लो करेगा। उसी तरह से यहाँ इस तरह से ये आगे चलेगा तो करंट इधर फ्लो करेगा, मीन्स यहाँ ये जो साइकिल मेरा नीचे जो बन रहा है ये सब क्या होगा, नहीं फ्लो करेगा। यहाँ पर सिर्फ हाफ साइकिल में फ्लो करेगा, फिर यहाँ गैप हो जाएगा, फिर यहाँ हाफ साइकिल में फ्लो करेगा। इस तरह से हाफ जो सेकंड हाफ साइकिल उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। और जो फर्स्ट हाफ साइकिल है वही सिर्फ करंट फ्लो करेगा और वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। और जब फॉरवर्ड बायसिंग होगा विच काउजेज नो सप्लाई इन द एक्सटर्नल सर्किट, तो एक्सटर्नल सर्किट में कोई सप्लाई नहीं होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज अ डिसकंटिन्यूअस डीसी सप्लाई, जिसकी वजह से डीसी सप्लाई में डिसकंटिन्यूअस होंगे और एक्सटर्नल सर्किट MN क्या होगा, उसमें कुछ करंट फ्लो नहीं करेगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग रेक्टिफायर को क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। मीन्स ये हाफ वेव प्रोड्यूस करता है और जो इसका आउटपुट करंट होता है वो इस तरह से दिया गया है। देखो AC हमको तो इस तरह से मिलता है, AC करंट हम लोग दे रहे हैं 0 to पाई, पाई to 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, मीन्स ये पाई का डिफरेंस है टाइम पीरियड में, ठीक है। इसका जो पूरा टाइम पीरियड है वो यहाँ से लेकर यहाँ 2 पाई तक है। ये कंप्लीट साइकिल करता है तो T होता है। अब देखो जब DC आउटपुट ये देगा, DC आउटपुट में चेंज होगा तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल में ही करंट आ रहा है। ये जो साइकिल ये वाला जो था इसमें क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है करंट, इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ हाफ साइकिल बना, हाफ साइकिल बना, हाफ साइकिल बना, तो DC में इस तरह से जो डायरेक्ट करंट में चेंज हुआ तो ये हाफ हमको साइकिल दे रहा है, इसलिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। So the working is completed. Now we are going to solve their expression. Therefore the output of the rectifier is 1/2 form and the purpose of rectifier is to produce DC from AC. तो ये रेक्टिफायर का पर्पस है कि ये AC से DC में कन्वर्ट करे। तो इसलिए DC आउटपुट करंट को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, लेट्स सी।
द DC आउटपुट वोल्टेज कैन बी रिटन एज एरिया अंडर द कर्व बाई बेस। जो एरिया है कर्व में जो आया है, जो मेरा वैल्यू आया है, और बेस को डिवाइड करते हैं। तो एरिया अंडर कर्व क्या होगा, V0 d ओमेगा टी। ओमेगा टी मेरा क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है। और 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में है, आप ग्राफ देख लो। और 2 पाई क्या है, इसका बेस है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि बेस की जगह हम लोग कैपिटल T भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपली हम इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये 1/2 पाई जो था इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर 1/2 पाई होगा, फाइन। अब ये जो V0 है, V0 का 2 पार्ट है ना, फर्स्ट वाला पार्ट है और फिर सेकंड वाला पार्ट है। तो फर्स्ट वाला पार्ट के लिए V0 d ओमेगा टी, फिर प्लस 0 से पाई तक है, और फिर पाई से 2 पाई तक फिर V0 d ओमेगा टी। तो फर्स्ट वाला जो मेरा करंट है वो तो जो पॉजिटिव में इस तरह से आया है, तो उसके लिए V0 क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी d ओमेगा टी, है ना। यहाँ ओमेगा टी लिखा है इसलिए यहाँ d ओमेगा टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर सेकेंड हाफ साइकिल में तो 0 हो गया, इसलिए हम यहाँ 0 पुट कर दिए। सो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। सो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो I0 और यहाँ से बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट बाई 2 पाई, और यहाँ ओमेगा टी और यहाँ d ओमेगा टी, इसलिए ओमेगा को हम लोग बाहर नहीं लेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको साइन में चेंज हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी 0 to पाई। अब यहाँ पर है कि अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो माइनस तो है ऑलरेडी यहाँ पर, और कॉस पाई यहाँ पर ओमेगा टी की जगह क्या पुट करना है, पाई पुट करना है, फिर माइनस, और ऑलरेडी एक माइनस है ही यहाँ पर, और कॉस 0 डिग्री। सो कॉस पाई इज इक्वल टू -1, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, और कॉस 0 डिग्री भी क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस, तो ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, तो 2 I0/2 पाई, तो 2 2 कैंसिल हो गया। तो वैल्यू मेरा कितना आता है, DC वोल्टेज I0/पाई, राइट। Now, this is the required और DC आउटपुट और एवरेज वैल्यू ऑफ DC, जिस करंट पास थ्रू लोड रेजिस्टेंस, यही वैल्यू है DC का एवरेज वैल्यू, और यही करंट जो है लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू पास होता है, जो हमको आउटपुट वोल्टेज देता है, जिसको हम लोग DC वोल्टेज बोल सकते हैं। और DC वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज को इस तरह से लिख सकते हैं कि V × DC इज इक्वल टू IDC × RL। V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, दैट्स वाई वी हैव रिटन हेयर RL। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ IDC फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ IDC का जो वैल्यू है यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। सो वी गॉट VDC is equal to I0 RL by pi. Now the root mean square value of the load current can be written। इसका जो RMS वैल्यू होता है रूट मीन स्क्वायर, उसको क्या लिखा जाता है, √1/t, जैसे कि टाइम पीरियड है 0 to t I² dt, and we know that I is equal to I0 sin omega t. So putting the value of I in this equation we get I0 square sin omega t dt. So after solving this equation we get IRMS is equal to I0/2. This is equation 3. This equation gives us the RMS value of load current. Now the DC power supplied to the load is, यही इक्वेशन हमको RMS वैल्यू देता है लोड करंट का और DC पावर सप्लाई। अगर पावर के अकॉर्डिंग हम इसमें लिखेंगे तो I² DC, इस I² R होता है पावर का वैल्यू, है ना, तो I² RL। तो I² का जो DC का जो वैल्यू है वो पुट कर दिए हम, और RL का जो वैल्यू था उसको पुट कर दिए, ये वाला हो गया इक्वेशन 4। दिस इज़ द पावर। नो रिपल फैक्टर, व्हाट इज़ रिपल फैक्टर, इसी का रिपल फैक्टर क्या होता है। वी नो दैट द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज़ यूनिडायरेक्शनल। जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक डायरेक्शन में जाता है, एंड हेंस टू इंक्रीज द फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट, जो फ्लक्चुएशन है उसको क्या करने के लिए, मेज़र करने के लिए, हेंस टू मेज़र द फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स इनपुट ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिपल फैक्टर। इसको रिपल फैक्टर में हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रिपल फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द RMS वैल्यू ऑफ AC की जो है उसका RMS वैल्यू और जो लोड करंट है किसका, DC वैल्यू का, उसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर। सिंपल ये क्या करता है, इट इज़ अ मेज़र ऑफ, ये DC वोल्टेज का मेज़र है, बताता है कि कितना प्योरिटी है, कितना प्योरिटी में मेरा DC वोल्टेज है, ठीक है। तो देखो ये वाला वैल्यू हो गया बाई दिस, है ना, इसका रेशियो हो गया। सो यहाँ IRMS है, यहाँ पर अगर हम स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, और हम लोग जानते हैं IRMS क्या होता है, I0/2,
एंड IDC क्या है I0/π। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं और दोनों का स्क्वायर, जो कैंसिल होने का था I0 कैंसिल हो गया, -1 वैसे ही रहा, और पाई स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, π² 4 -1। एंड आफ्टर इवेल्यूएटिंग दिस वैल्यू वी गेट, यहाँ पर पाई स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ -4 लिख देंगे, पाई स्क्वायर -4, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14। 3.14 का जब हम लोग स्क्वायर ये करते हैं, जब 4 से माइनस करते हैं तो कुछ वैल्यू आएगा, फिर 4 से उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 3.14 का स्क्वायर लेंगे, कुछ वैल्यू आएगा उसमें 4 को माइनस कर देंगे और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 1.21। ये क्या है रिपल फैक्टर का वैल्यू है, किसका हाफ वेव रेक्टिफायर का। एंड दिस रिजल्ट इंडिकेट्स दैट द RMS वैल्यू ऑफ द रिपल कंपोनेंट एग्जिस्ट टू द आउटपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का वैल्यू है जो क्या करता है मेरा रिपल फैक्टर देता है, जिसका वैल्यू होता है 1.21। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट करेंगे।